नमस्कार, जय हिंद लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संसद के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये पता है कि जो हमारी सरकार है उसके कुल मुख्य रूप से 3 अंग पाए जाते हैं और 3 अंगों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये 3 महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि सरकार के कुल कितने अंग होते हैं, सरकार के अंग अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि सरकार के कुल कितने अंग होते हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसके कुल 3 भाग होते हैं या 3 अंग होते हैं। कौन कौन से 3 अंग होते हैं? एक को हम लोग कहते हैं विधायिका, दूसरे को कहते हैं कार्यपालिका और तीसरे को कहा जाता है न्यायपालिका। तो सरकार के कुल अंग कितने हो गए? 3। एक को कहते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इसमें विधायिका का काम क्या होता है? तो इसका काम है विधि का निर्माण करना। विधि का निर्माण करने का काम कौन करता है? तो वो है विधायिका। और इसके द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का काम कौन करता है? कार्यपालिका। और इसकी समीक्षा करने का काम किसका है? ये काम होता है न्यायपालिका का। और समीक्षा किस बात की करता है? क्या संविधान के प्रावधानों के अनुसार बनाया गया नियम के अनुसार बनाया गया कानून है या नहीं? अगर संविधान के प्रावधानों के अनुसार बनाया गया कानून नहीं होगा, तब न्यायपालिका उसको क्या करती है? शून्य घोषित कर सकती है। और कुछ ऐसा ही प्रावधान आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 13 में। और अनुच्छेद 13 का जो प्रावधान है वो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 13 में लिखा गया है, इसका जो प्रावधान रहेगा वो किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट से। तो अनुच्छेद 13 में लिखा गया है कि अगर विधायिका के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, तो उसे न्यायपालिका उस सीमा तक समाप्त कर देगी जहां तक वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है। या यूँ कह सकते हैं कि अनुच्छेद 13 विधायिका को फंडामेंटल राइट का वायलेशन करने वाले कानून बनाने के लिए रोकती है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये हो गए सरकार के कुल 3 अंग। और तीनों अंगों का काम क्या क्या हो गया? बेसिकली आज हम लोग जो बात करेंगे वो रहेगा हमारा विधायिका पर। तो जो यहाँ पर विधायिका है, विधायिका के 2 प्रकार होते हैं। एक हो जाता है केंद्रीय विधायिका, एक को कहते हैं केंद्रीय विधायिका, और जो दूसरा होता है उसको कहा जाता है राज्य की विधायिका। तो जो केंद्र की विधायिका है उसी को कहा जाता है संसद, और जो राज्य की विधायिका होती है उसको कहा जाता है विधानमंडल। इसको क्या कहते हैं? विधानमंडल कहा जाता है। अब बात करते हैं
केंद्रीय विधायिका की, तो जो केंद्रीय विधायिका होती है इसमें कुल 3 चीज़ों से मिलकर ये बना होता है। इसमें एक क्या होता है, लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है इसमें राष्ट्रपति। यानी कि देश की एक विधायिका होगी, केंद्रीय विधायिका, जो 2 सदनों और राष्ट्रपति से मिलकर बना होगा। यानी कि एक सदन हो गया लोकसभा, दूसरा हो गया राज्यसभा और तीसरा इसमें सदन के रूप में नहीं होता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण भाग होता है। आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। फिर इसी तरह से जो राज्य की विधायिका होती है इसमें होता है विधानसभा। इसके अलावा कुछ राज्यों में विधान परिषद और इसके अलावा इसमें शामिल हो जाता है राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल। तो यहाँ पर एक या अधिक सदन और एक राज्यपाल से मिलकर के राज्य की विधायिका का निर्माण होता है। तो इस तरह से सरकार के कुल 3 अंग हो गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर विधायिका में हम लोगों ने 2 पार्ट बनाया, एक को कहा केंद्रीय विधायिका और दूसरे को कहा राज्य की विधायिका। जो केंद्र की विधायिका है उसी को कहते हैं संसद और यह 2 सदनों और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। जो राज्य की विधायिका होती है उसको हम लोग राज्य विधानमंडल कहते हैं, जिसमें एक या अधिक सदन होते हैं और राज्यपाल होता है। तो इस तरह से और ये पूरी बॉडी मिल करके विधि का निर्माण करती है, कानूनों का निर्माण करती है। अब इसके आगे की अगर हम लोग चर्चा करें तो जो केंद्रीय विधायिका है इसका प्रावधान कहाँ पर किया गया है। केंद्रीय विधायिका की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 5 में इसका पूरा प्रावधान किया गया है और संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 79 से लेकर के 122 के बीच में केंद्रीय विधायिका का पूरा प्रावधान आपको देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं केंद्रीय विधायिका की, अब समझते हैं कि केंद्रीय विधायिका में क्या क्या होता है। तो केंद्रीय विधायिका में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से निकायों के जरिए ये मिलकर बना होता है। तो इसमें आपको पता है कि 2 सदन होते हैं और 2 सदनों में से एक सदन को हम लोग कहते हैं राज्यसभा, एक को कहा जाता है राज्यसभा, दूसरे को कहा जाता है लोकसभा, दूसरे को कहते हैं लोकसभा और जो तीसरा होता है ये कोई सदन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये अभिन्न अंग माना जाता है और वो हो जाता है राष्ट्रपति। तो इस तरह से ये हमारी बन जाती है केंद्रीय विधायिका। अब जो राज्यसभा है इसको हम लोग कहते हैं दूसरा सदन या इसी को कहा जाता है उच्च सदन या इसी को कह देते हैं राज्यों का सदन। अब इसके अलावा जो लोकसभा है तो लोकसभा को कहा जाता है प्रथम सदन, लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं या इसी को लोकप्रिय सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन या इसी को जनता का सदन कहते हैं। और जो राष्ट्रपति होता है ये विधायिका का अभिन्न अंग होता है, लेकिन कोई सदन नहीं होता, कोई सदन नहीं होता है। अब कैसे ये अभिन्न अंग बन जाता है विधायिका का? राष्ट्रपति, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति केंद्रीय विधायिका का अभिन्न अंग है, ऐसा क्यों होता है, तो
तो इसकी वजह क्या हो जाती है, क्योंकि विधायिका का काम ही होता है विधि का निर्माण करना, और राष्ट्रपति के पास जब कोई भी विधेयक आता है, कोई भी अगर विधेयक आएगा तो ये दोनों सदनों में पारित होता है, दोनों सदनों में पारित होता है, और दोनों सदनों में पारित होने के बाद इस पर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर करता है। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है और उसके बाद ही वह विधेयक क्या बन जाता है, कानून का रूप धारण करता है। तो इस तरह से दो हमारे पास जो सदन हैं, जिसको हम लोग उच्च सदन और निम्न सदन कह रहे हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा कह रहे हैं, उसी तरीके से दोनों सदनों में जब कोई विधेयक पारित होगा तब वो राष्ट्रपति के पास आएगा हस्ताक्षर करने के लिए, और जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देगा तभी कोई विधेयक कानून का रूप धारण करता है। ये बात क्लियर हुई। अब इसमें आपको देखा जाएगा तो जो हमारे देश की संसद है, केंद्रीय विधायिका हैं, उसको हम लोग क्या कह दिए, संसद कह दिए। और संसद का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 79 में आपको बताया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए कि राज्यसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो राज्यसभा का प्रावधान हो जाता है अनुच्छेद 80 में। इसके अलावा लोकसभा का प्रावधान कहाँ पर होता है, तो इसका प्रावधान हो जाता है अनुच्छेद 81 में, और राष्ट्रपति का प्रावधान हो जाता है कहाँ पर, अनुच्छेद 52 में। यहाँ पर लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब यहाँ पर 4 आर्टिकल भी आपको मिल गए हैं, और ये आर्टिकल्स आपको परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अगर इसी 79 में आप याद रखेंगे तो 79 में क्या हो गया, संसद का प्रावधान, जिसमें आर्टिकल 80 में क्या हो जाएगा, उच्च सदन, और उसके बाद 81 में हो जाएगा लोकसभा, यानी कि आपका पहला सदन, और उसके बाद राष्ट्रपति हो जाता है अनुच्छेद 52 में। अब यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी इसके सदस्य रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं एमपी, या उसी को कहते हैं सांसद। तो यहाँ के जो सदस्य होंगे, संसद के जो सदस्य होते हैं, इनको कहा जाता है, यहाँ के जो सदस्य होंगे इन्हीं को हम कहते हैं सांसद, या इसी को कहते हैं एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनको कहा जाता है, एमपी कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जितने भी राज्यसभा वाला क्षेत्र है, यहाँ से राज्य और संघ का प्रतिनिधित्व आता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यह राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसके अलावा अगर लोकसभा की बात करेंगे तो ये संपूर्ण भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्या करता है, संपूर्ण भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। संपूर्ण भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है कौन, निम्न सदन यानी कि लोकसभा करता है। अब यहाँ तक की बातें अगर आपको समझ में आई हों तो कोई भी व्यक्ति अगर एमपी बनना चाहता है तो उसके लिए कुछ योग्यताओं की भी व्यवस्था की गई है, कुछ एलिजिबिलिटीज़ की बात की गई है। तो उसमें अगर देखें कि अगर हमें संसद का सदस्य बनना है, यानी कि अगर सांसद बनना है, तो सांसद बनने के लिए किन योग्यताओं का होना आवश्यक होता है। तो सांसद बनने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 चीज़ों को देखेंगे। एक हम लोग देखेंगे योग्यताएं और दूसरी देखेंगे अयोग्यताएं। तो इसके बाद बात करते हैं संसद की सदस्यता। तो संसद की सदस्यता में, संसद की
सदस्यता। और संसद की सदस्यता में हम लोग योग्यता और अयोग्यता दोनों की बात करेंगे। पहले बात करते हैं योग्यता की। कोई अगर संसद का सदस्य बनना चाहता है तो उसके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता कि वह भारत का नागरिक हो, क्योंकि चुनाव लड़ना जो होता है वो हमारे देश में, हमारे संविधान में एक राजनीतिक अधिकार है। तो राजनीतिक अधिकार केवल और केवल हमारे देश के नागरिकों को मिलता है। इसलिए पहली योग्यता क्या हो गई? पहली योग्यता हो गई भारत का नागरिक हो। अब इसके अलावा जो दूसरी योग्यता होगी वो होती है न्यूनतम उम्र की। यहाँ पर हम लोग लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ ही समझ रहे हैं, संसद की सदस्यता। अब न्यूनतम उम्र की अगर बात किया जाए और अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम उम्र कितनी होती है तो वो हो जाती है 25 ईयर्स। और इसके अलावा अगर राज्यसभा की पूछा जाएगा तो लगाएंगे 30 ईयर्स। 30 साल राज्यसभा के लिए और 25 साल होता है लोकसभा के लिए। अब इसके बाद अगर बात करें तो तीसरी योग्यता होती है शपथ। शपथ किसके समक्ष लेगा? तो चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी के समक्ष। किसी प्राधिकारी के समक्ष इसको शपथ लेना आवश्यक होता है। ये 3 महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं। इसके अलावा एक चौथी योग्यता बताया गया, और चौथी योग्यता ये बताया गया कि संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं। संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी क्या होगा? यह भी एक प्रकार की योग्यता होगा। अगर किसी भी व्यक्ति को संसद का सदस्य बनना है तो उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरी बात कि उसकी उम्र अगर लोकसभा में जाना चाहता है तो 25 साल, राज्यसभा में जाना चाहेगा तो 30 साल। इसके अलावा उसके पास और कौन सी योग्यता होनी चाहिए? चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी के समक्ष उसको शपथ लेनी होगी। और चौथी योग्यता होगी कि संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी उसके पास होनी चाहिए, तब वो एलिजिबल हो जाता है एमपी बनने के लिए, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। इसके अलावा अगर देखें तो कुछ अन्य योग्यताओं का भी प्रावधान किया गया है। अन्य योग्यताओं में प्रावधान जो किया गया उसका प्रावधान किया गया है अन्य योग्यताएं। तो अन्य योग्यताओं की जो व्यवस्था की गई है वो किया गया है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत कुछ अन्य योग्यताओं की बात की गई। ये तो इसकी मुख्य योग्यताएं हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी योग्यताएं हैं। जैसे कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको ये पता है कि आपका नाम एक वोटर लिस्ट में होना चाहिए, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम होने के लिए आप जहाँ के निवासी हैं वहाँ के क्षेत्र में जो वोटर लिस्ट बनेगा वहाँ पर आपका नाम रहेगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अनिवार्य रूप से चाहे हम लोकसभा की बात करते हैं, चाहे हम राज्यसभा की बात करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के लिए अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए कि जहां का जिस भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का मतदाता है तो वहीं से वो चुनाव लड़ सकता है।
यानी कि वह व्यक्ति क्या होगा, वह व्यक्ति अनिवार्य रूप से, अनिवार्यतः कहाँ का हो, उसी चुनावी क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। ये व्यवस्था पहले हुआ करती थी, लेकिन अब वर्तमान में ये व्यवस्था नहीं है। यानी कि अगर वो कहीं का भी रहने वाला है तो पंजीकृत मतदाता होना ये आवश्यक नहीं होता है। 2003 में इस बाध्यता को समाप्त किया गया था। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, 2003 में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, समाप्त किया गया। पहले क्या व्यवस्था थी कि कोई भी व्यक्ति चुनाव उसी क्षेत्र से लड़ सकता था जहां का वह पंजीकृत मतदाता होता था, लेकिन 2003 में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। यानी कि अगर ये सारी योग्यताएं आपके पास हैं और आप कहीं पर भी पंजीकृत मतदाता हैं तो आप कहीं पर भी जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे आपने देखा था कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कहाँ से चुनाव लड़े थे, वाराणसी से आकर के लड़े थे। तो अगर ये वाली व्यवस्था रही होती तो वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाते। तो इसलिए अब कहीं से भी चुनाव लड़ा जा सकता है। ये व्यवस्था 2003 में किया गया और 2006 में इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही बताया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को सही बता दिया। अब दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एससी और एसटी, इनके लिए क्या होती हैं, एससी एसटी वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण होता है, सीटों का आरक्षण होता है। और इसमें व्यवस्था ये की गई है कि अगर कोई पर्टिकुलर सीट है और वो एससी एसटी के लिए आरक्षित कर दी गई है, रिजर्व कर दी गई, तो वहाँ पर ये निश्चित होगा, ये अनिवार्य होगा कि एससी एसटी कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेगा। लेकिन अगर एससी एसटी कैंडिडेट है तो वो जनरल की सीटों पर भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन एससी एसटी के लिए अगर कोई सीट रिजर्व है तो वहाँ पर कोई भी जनरल कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये भी एक प्रकार की योग्यताओं के रूप में दिया गया है। अब इसके अलावा देखते हैं कि कुछ अयोग्यताएं हैं, यानी कि अगर कुछ योग्यताएं हैं तो कुछ अयोग्यताओं का भी प्रावधान किया गया है। तो अयोग्यताओं में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर होता है हम सभी के बीच में, वो होता है कि किसी भी लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया न हो, सनकी न हो और उसका स्वास्थ्य भी क्या रहे, अच्छे तरीके से रहे। तो इस तरह से इसकी कुछ अयोग्यताओं को निर्धारित किया गया। अब बात करते हैं कौन कौन सी इसके लिए अयोग्यताएं हैं, कौन कौन सी इसके लिए अयोग्यताएं हैं। तो अयोग्यताओं में पहला हो जाएगा लाभ के पद पर न हो। और लाभ के पद पर न हो इसका मतलब क्या है कि वो चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर आसीन न हो, उसकी यह अगर ऐसा है तो वह उसकी अयोग्यता मानी जाएगी। इसके अलावा न्यायालय द्वारा पागल घोषित किया गया हो, पागल घोषित किया गया हो तो वो भी क्या हो जाती है, एक प्रकार की अयोग्यता हो जाती है। इसके अलावा दिवालिया भी न हो, दिवालिया हो गया हो तो उसकी भी क्या होती है, यह एक प्रकार की अयोग्यता होती है। इसके अलावा
भारत की नागरिकता अगर उसकी समाप्त कर दी जाए, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, भारत की नागरिकता समाप्त होने पर यह भी उस संसद सदस्य के लिए एक प्रकार की अयोग्यता हो जाती है। और इसके अलावा अगर बात करें कि संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि के तहत अगर वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो वो भी क्या हो जाती है, उसकी अयोग्यता। यानी कि अगर तीसरी के बाद चौथी देखें तो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के तहत अयोग्य घोषित किया गया हो, अयोग्य घोषित किया गया हो, तो वो भी क्या हो जाती है, एक प्रकार की अयोग्यता हो जाती है। तो ये इसकी कुछ मुख्य अयोग्यताएं हैं। इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसमें आपने कुछ इसके लिए योग्यताएं देखा था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर कुछ अन्य अयोग्यताओं की भी बात की गई है। तो अन्य अयोग्यताओं की अगर चर्चा करें, अन्य अयोग्यताएं, तो इसकी व्यवस्था भी कहाँ पर की गई है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में। इसमें भी कुछ इसके लिए अन्य अयोग्यताओं की बात किया गया, जिसमें से ये पहला होता है कि यह चुनावी कोई भ्रष्टाचार न करता हो। इसके अलावा माने कि आप समझ सकते हैं कि जितनी भी आप बातों को सोचते हैं कि इलेक्शन में क्या क्या बातें हो रही हैं, यानी कि भ्रष्टाचारी अगर आ रहा है या कोई जेल की सज़ा काट के आया हुआ है और वो भी चुनाव लड़ता है, तो आप इन सब चीज़ों में सुधार चाहते हैं। और यही सारी चीज़ें क्या हैं, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संसद के सदस्यों के लिए एक अयोग्यता के रूप में निर्धारित किया गया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर सरकारी सेवाओं में दिलचस्पी न हो, सरकारी सेवाओं में दिलचस्पी न हो, तो वो भी क्या होती है, उसकी एक प्रकार की अयोग्यता हो जाती है। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि कौन कौन सी योग्यता होती है और कौन कौन सी अयोग्यता होती है। तो ऐसे में आपसे इनमें से कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं। अब इसी में से आपको एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, जैसे भ्रष्टाचार अगर कर रहा है, जेल की सज़ा काट चुका है, तय समय में चुनाव खर्च का ब्यौरा न दे पाए, तो ये सब बातें क्या होती हैं, उसके लिए अयोग्यता के रूप में शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर अयोग्यता और भी जो एक सबसे महत्वपूर्ण होती है, इन सब में तो सवाल कम से कम आपके बन सकते हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि अगर कोई भी संसद का सदस्य दल बदल करता है तो उसके लिए यह बड़ी अयोग्यता के रूप में शामिल किया जाता है। तो अगर कोई भी संसद का सदस्य दल बदल करता है तो उसके लिए अयोग्यता काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और यहाँ से आपको सवाल भी पूछे जाते हैं। तो इसमें अगर अयोग्यता की बात करें तो एक बड़ा आधार होता है दल बदल। तो दल बदल के आधार पर अगर कोई भी संसद का सदस्य अपना दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपको समझना है। अब अयोग्यताओं में दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर, लेकिन इससे पहले हम लोग एक पॉइंट और एक स्टेप पीछे चलते हैं। जितनी भी प्रकार की अयोग्यताएं हैं वो सभी प्रकार की अयोग्यताओं का निर्धारण कौन करेगा, कौन ये बताएगा कि कोई भी संसद का सदस्य अयोग्य है। तो अयोग्यताओं का निर्धारण कौन करेगा, निर्धारण करने के लिए कौन प्राधिकृत होगा। तो यहाँ पर दो परिस्थितियाँ आती हैं
जब अयोग्यताओं को निर्धारित करने का सवाल आता है तो अयोग्यताओं को निर्धारित करने के लिए एक तो सामान्य परिस्थिति होती है, सामान्य परिस्थिति, और दूसरा कौन सा होता है, दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर। तो यहाँ पर दो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण सामान्य परिस्थिति में कौन करता है। तो ये सामान्य परिस्थितियों में कौन करता है, तो इसका निर्णय लेता है निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति इस पर निर्णय लेता है, राष्ट्रपति। लेकिन सलाह किसका लेता है, चुनाव आयोग की सलाह पर, यानी कि चुनाव आयोग की सहमति से राष्ट्रपति इस पर निर्णय लेता है कि वह योग्य है या नहीं है, लेकिन ये सामान्य परिस्थिति में। लेकिन अगर यही बात दल बदल के आधार पर होगी तो उसका निर्णय कौन लेता है, सदन का प्रमुख लेता है। अब सदन का प्रमुख का मतलब क्या हो गया कि अगर वह सदन, वह सदस्य राज्यसभा का रहेगा, राज्यसभा का रहेगा तो उसका निर्णय सभापति करेगा, और अगर वह लोकसभा का है, लोकसभा का है तो उसका निर्णय कौन करेगा, स्पीकर करेगा, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो सदन का प्रमुख क्या करता है, इस बात का डिसीजन लेता है कि कोई भी व्यक्ति सदस्य योग्य है या अयोग्य है, लेकिन ये तब लेगा जब आधार उसका क्या होगा, दल बदल होगा। और अगर सामान्य परिस्थितियां हैं तब वो राष्ट्रपति लेता है, ऐसा निर्णय तब राष्ट्रपति लेता है, लेकिन चुनाव आयोग की सलाह पर। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो दल बदल, एक सवाल जो पूछा जाता है कि दल बदल के आधार पर किसी संसद के सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है, तो सदन का प्रमुख करता है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर कोई भी व्यक्ति दल बदल का दोषी है तो इसकी व्यवस्था कहाँ पर की गई है, तो दल बदल की व्यवस्था आपने पढ़ा होगा संविधान की, संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल की व्यवस्था कहाँ किया गया है, संविधान की 10वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। अब इसके बाद सवाल आता है कि किस तरह से इनकी योग्यता और अयोग्यता पर सवाल उठता है। तो इसमें माना जाएगा सदस्यता के लिए कोई अगर अयोग्य माना जाता है तो इसका मतलब है कि कोई भी संसद का सदस्य जिस दल से उसको चुना गया है स्वेच्छा से उस दल का वो त्याग कर दे, यानी कि दल बदल के आधार पर जो पहली अयोग्यता निर्धारित होती है उसमें लिखा जाएगा कि जिस दल से चुना गया उसी का त्याग करे, उसी दल का त्याग कर दे, तब उसको मान लिया जाता है कि ये दल बदल के आधार पर अब अयोग्य हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, अपने दल के निर्देशों के खिलाफ, अपने दल के निर्देशों के खिलाफ, निर्देशों के खिलाफ मतदान करे या न करे, मतदान करे या मतदान न करे, यानी कि कुछ करने के लिए अगर कहा गया है पॉजिटिव वे में तो वो पॉजिटिव में न करके अगर निगेटिव करने लगे, या उसको मना किया गया है लेकिन फिर भी जाकर के वो काम करने लगे, तो ऐसे में माना जाता है कि वह सदस्य अपने राजनीतिक दल के द्वारा दिए गए निर्देशों के खिलाफ है। अब मतदान करता है या नहीं करता है तो भी क्या हो जाता है कि उसमें
अपनी सदस्यता को वो खो देता है और अपनी सदस्यता के लिए वो अयोग्य हो जाता है, सदन में वो मतदान नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर आप देखें तो निर्दलीय सदस्य अगर कोई है, कोई अगर निर्दलीय सदस्य हैं, निर्दलीय सदस्य किसी दल में शामिल हो जाए, निर्दलीय सदस्य अगर किसी दल में शामिल हो जाए तो वो भी सदस्य बनने के लिए अयोग्य हो जाता है। और अगर मनोनीत सदस्य है, कोई मनोनीत सदस्य है, 6 माह बाद किसी दल में शामिल हो जाए, किसी दल में वो शामिल हो जाए तो उसको भी मान लिया जाता है कि वो भी सदस्य बनने के योग्य नहीं रह गया है। तो इसमें आपको ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संसद की सदस्य की योग्यता और अयोग्यता पर सवाल कौन, निर्णय कौन लेता है। तो अगर सामान्य परिस्थिति है तो उसमें राष्ट्रपति लेगा, लेकिन चुनाव आयोग की सलाह पर लेगा। इसके अलावा अगर दल बदल के आधार पर है तो सदन का प्रमुख लेता है, यानी कि अगर राज्यसभा का सदस्य है तो निर्णय सभापति, और अगर लोकसभा का है तो निर्णय स्पीकर लेगा। दल बदल की व्यवस्था कहाँ किया गया है? संविधान की 10वीं अनुसूची में किया गया। अगर किसी भी संसद सदस्य की दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाएगा तो इसका मतलब होगा कि जिस दल से उसको चुना गया उसी दल का वो त्याग कर दे, उस दल से निकल जाए। इसके अलावा अपने दल के निर्देशों के खिलाफ सदन में मतदान करे या न करे, सदन में मतदान करे या न करे। अगर कोई निर्दलीय सदस्य है वो किसी दल में शामिल हो जाता है तो वो भी अयोग्य हो जाएगा। और अगर कोई मनोनीत सदस्य है और 6 महीने के बाद किसी दल में शामिल हो जाता है तो वो भी क्या हो जाएगा कि अयोग्य हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझना है कि दल बदल के आधार पर, अगर ये दल बदल के आधार पर अगर सदन का प्रमुख कोई भी निर्णय लेता है तो उसकी न्यायिक जांच की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, तो इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ये ध्यान रखना है। न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये बढ़िया सवाल बन सकता है आपके, चाहे वो टीजीटी का एग्ज़ाम हो चाहे पीजीटी का हो, कि दल बदल के आधार पर सदन प्रमुख का लिया गया निर्णय न्यायिक समीक्षा से परे है या न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। तो आंसर आपका हो जाएगा कि उसकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब इसके बाद योग्यता और अयोग्यता के बाद अगर हम लोग देखें तो संसद के सदस्यों का पद कैसे रिक्त हो सकता है, उसके पद को रिक्त करने की कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं और किन परिस्थितियों में संसद के सदस्यों का पद रिक्त होता है, इससे भी जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा सकता है। और बेसिकली हम लोग आज ज़्यादा करके फैक्ट की ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आपके परीक्षाओं में जो टीजीटी और पीजीटी में सवाल आते हैं वो मैक्सिमम आपके इसी तरह के फैक्ट पर ही आधारित होते हैं, तो उसको हमें समझना है। अब देखते हैं संसद के सदस्यों का पद रिक्त होना। पद रिक्त होना तो कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सदन के सदस्य का पद रिक्त होता है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो हो जाता है अयोग्यता के आधार पर। ये तो आपने देखा ही है, अयोग्यता के आधार पर, यानी कि अगर कोई अयोग्य है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। दूसरा होता है त्यागपत्र। त्यागपत्र, अगर संसद का कोई भी सदस्य है वो अपना त्यागपत्र दे देता है तो सदन प्रमुख अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो सदन प्रमुख को, सदन प्रमुख को ये त्यागपत्र दे दे और सदन प्रमुख इसको स्वीकार कर ले, तब भी उसका पद क्या हो जाता है?
रिक्त हो जाता है तो पहली पद रिक्त होने का आधार क्या बन सकता है? अयोग्यता। दूसरा हो जाता है त्यागपत्र और तीसरा हो जाता है अनुपस्थिति। ये हम लोग सभी बातें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए कर रहे हैं। अनुपस्थिति, अनुपस्थिति का मतलब है कि सदन की कार्यवाहियों में अगर वो लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, तब उसकी सदस्यता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और इसमें आपको यही ध्यान रखना है 60 दिनों तक। ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा गया है कि अगर कोई सदस्य 60 दिनों तक सदन की कार्यवाहियों में भाग नहीं लेता है तब उसकी सदस्यता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इसमें अगर सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक की अवधि होगी तो उसको शामिल इसमें नहीं किया जाता है। तो इसमें आप लिख लेंगे कि स्थगन या सत्रावसान, स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिन से अधिक की अवधि को शामिल नहीं किया जाता। 4 दिन से अधिक अगर सत्रावसान है या फिर स्थगन हुआ है सदन का, तो उस समय क्या होगा कि उसको 60 दिनों में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अलावा है अगर दोहरी सदस्यता, जो कि वर्तमान के इलेक्शंस में आप देख रहे होंगे कि ये अब बहुत सामान्य बात हो चुकी है। दोहरी सदस्यता, लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए एक की बजाय 2-2 जगहों से चुनाव लड़ते हैं ताकि उनकी इज्जत बची रहे। लेकिन कभी कभी होता है कि एक तो पहले से ही किसी न किसी सदन के सदस्य रहते हैं, फिर वो 2 जगहों से चुनाव लड़ते हैं, तो कंडीशंस बहुत विकट बन जाती हैं। कभी कभी वो जहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, सदस्य हैं, वहाँ के भी रहते हैं और इसके अलावा उन दोनों सीटों से भी जीत जाते हैं। तो इसके पीछे कौन कौन सी कंडीशंस बन सकती है, इसकी हम लोग अगर बात करें तो इसमें होता है कि दोहरी सदस्यता का मतलब ही हो गया कि एक समय में, इसका मतलब क्या हो जाता है? एक समय में 2 सदनों की सदस्यता संभव नहीं। 2 सदनों की सदस्यता संभव नहीं होगी, यानी कि एक बार में एक ही सदन का सदस्य बना जा सकता है। अब इसके लिए कंडीशंस अगर क्या होगी तो संसद के दोनों सदनों में सदस्य अगर हो गया है, संसद के दोनों सदनों में पहली कंडीशन क्या हो जाएगी कि अगर संसद के दोनों सदनों में अगर ये सदस्य बन जाता है, कोई व्यक्ति बनता है, तो उसको करना क्या होगा कि 10 दिनों में बताना होगा, 10 दिनों में सूचना देनी होती है। किस बात की सूचना देनी होती है? सूचना देना होगा। और अगर सूचना न दे पाए 10 दिनों के अंदर, जो इनको टाइम पीरियड दिया गया है, इसके अंतर्गत अगर वो सूचना न दे पाए तो उसकी राज्यसभा की सीट खाली हो जाती है, राज्यसभा सीट खाली हो जाएगी। मतलब समझ में आया? इसका मतलब कहने का है कि पहली चीज़ तो कोई भी एक व्यक्ति 2 सदनों का सदस्य नहीं बन सकता। अब इन 2 सदनों में कई सारे
कंडीशंस बनेंगी। तो पहली कंडीशन क्या थी कि अगर कोई संसद का सदस्य संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य बन जाता है तो उसके लिए टाइम है कि 10 दिनों के भीतर सूचना दे दे कि हमको अपनी सदस्यता किस सदन में कंटिन्यू रखनी है, लोकसभा में रखनी है या राज्यसभा में। अगर वो नहीं बताता है 10 दिनों के अंदर तो क्या होगा कि राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी, क्योंकि अमूमन जो है वो जनता की सीट को, जनता के सदन को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। अब दूसरी कंडीशन होती है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे सदन में भी चुना जाता है, दूसरे सदन में भी चुना जाता है तो उसकी क्या हो जाएगी, इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी कि पहला सदन रिक्त हो जाएगा, पहला सदन रिक्त होगा। अब तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है, तो तीसरी कंडीशन है कि यदि एक ही सदन में 2 सीटों पर, सदन एक ही है लेकिन सीटें क्या हैं, 2 सीटें हैं, एक ही सदन में 2 सीटों पर अगर कोई चुनाव लड़ लेता है और जीत जाता है तो स्वेच्छा से उसे एक सीट को छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा दोनों सीटें क्या हो जाएंगी, उसकी खाली हो जाएगी। एक ही सदन में 2 सीटें हैं तो स्वेच्छा से एक सीट छोड़ना होगा, स्वेच्छा से एक सीट छोड़ना होगा, अन्यथा क्या होगा, दोनों सीटें रिक्त, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त मानी जाएंगी। अब चौथी कंडीशन क्या बन सकती है, तो चौथी कंडीशन में है कि यदि व्यक्ति सांसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य, यदि व्यक्ति सांसद या विधानमंडल का मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों उसमें शामिल किया जाएगा, तो यदि व्यक्ति सांसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य बनता है तो 14 दिन के भीतर राज्य विधानमंडल की सदस्यता उसको छोड़नी होती है। कितने दिनों के अंदर, 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल की सदस्यता छोड़नी होगी, विधानमंडल की सदस्यता छोड़नी होगी। और अगर वो राज्य विधानमंडल की सदस्यता नहीं छोड़ता है तो राज्य विधानमंडल की सदस्यता अगर वो 14 दिनों के भीतर नहीं छोड़ता है तो मान लिया जाएगा कि उसने संसद की सदस्यता समाप्त कर दिया है। अगर ऐसा नहीं करता है तो संसद की सदस्यता समाप्त मान लिया जाएगा। ये 4 कंडीशन होती हैं जिसमें दोहरी सदस्यता आ जाती है, यानी कि एक साथ में 2 जगहों पर चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन सदस्य एक ही जगह पर रहना होगा और वो समय समय पर निर्धारित टाइम पीरियड के अंदर बताना होगा कि किस सदन में अपनी सीट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इसके अलावा होता है अन्य रिक्तियाँ। तो अन्य रिक्तियों का मतलब कि इन सब के अलावा कुछ अन्य कंडीशंस भी होती हैं। अगर न्यायालय चुनाव को अमान्य कर दे, यानी कि इलेक्शन को ही इनवैलिड कर दे, या सदन से निष्कासित कर दिया जाए किसी सदस्य को, तब भी उसका पद रिक्त हो सकता है, या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाए तब भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। और इसके अलावा अगर राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए तो भी क्या होता है
कि उसकी रिक्ति, उसके पद जो होते हैं वो रिक्त हो जाते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या बन जाएगी, अन्य रिक्तियों में चुनाव अमान्य हो जाए, इसके अलावा उसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाए, या कहीं का राज्यपाल चुन लिया जाए। तो ये सारी कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जो कि अन्य तरीके से भी क्या हो जाता है, वो उसका पद रिक्त हो जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष इसको शपथ लेना होता है। तो ये भी एक अच्छा सवाल पूछा जा सकता है, शपथ किसके समक्ष लेता है, तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष क्या करता है, वो शपथ ग्रहण करता है। और अगर शपथ ग्रहण न करे तो भी सदन की कार्यवाहियों में वो भाग ले सकता है, लेकिन 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसको जुर्माना देना पड़ता है। तब जाकर के वो क्या होगा कि वो शपथ लिए बिना भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, और न सिर्फ भाग ले सकता है बल्कि इसमें वो मतदान भी कर सकता है। तो यहाँ तक की बातें हम लोगों ने किया है। अब इसके आगे हम लोग जो बात करेंगे वो अलग अलग सदन की बात करेंगे, यानी कि लोकसभा की अलग और राज्यसभा की अलग। तो अगले वीडियो में हमारी आपके फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।